एक बेहद अहम खबर दिल्ली से हम आपके सामने रख रहे हैं। छेड़छाड़ के बाद एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जाता है दिल्ली में। इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े तमाम तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है। घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी गई। 3 लड़कों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। परिवार ने कहा बेटी को परेशान करता था एक नाबालिग आरोपी। बेटी को हॉस्टल में भेजा तो मां को गोली मार दी। ये तस्वीरें देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। 3 लड़कों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने दिल्ली में सनसनी मचा दी है। दिल्ली का जहांगीरपुरी ये इलाका है जहां पर एक शख्स जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, उस पर आरोप था एक लड़की को परेशान करने का, और 3 लड़कों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये पता चला है। सनसनीखेज वारदात दिल्ली में घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी गई, यानी जिस लड़की से छेड़छाड़ की जाती थी उस लड़की की मां की हत्या कर दी गई। 3 लड़कों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। परिवार यह कह रहा है कि बेटी को परेशान करता था एक लड़का जो कि नाबालिग है, और उसके बाद बेटी को हॉस्टल में भेज दिया गया, और इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मां को घर में घुसकर गोली मार दी। तो दिल्ली में एक और सनसनीखेज मर्डर हुआ है। जहांगीरपुरी इलाके में घर में घुसकर महिला का मर्डर किया गया। नाबालिग आरोपी काफी दिनों से बेटी को परेशान करता था। पीड़ित परिवार ने लड़की को हॉस्टल में भेज दिया। परिवार ने लड़की को दूर भेजा तो आरोपी बौखला गया। पहले कई बार धमकी दी गई, फिर घर जाकर लड़की की मां को गोली मार दी गई। अपने 2 दोस्तों के साथ घर में घुसा था नाबालिग आरोपी। परिवार पहले भी आरोपी की कई बार शिकायत कर चुका था। पुलिस ने पूछताछ की थी। कुछ दिन बाल सुधार गृह में भी आरोपी रहा है। पुलिस 10 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है। इधर संवाददाता विवेक शर्मा ने इस पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के जे ब्लॉक में एक महिला को गोली मार दी गई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक आज दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास महिला को इसी घर के अंदर गोली मारी गई थी। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मृतक महिला के परिजन मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कितने बजे के आसपास की घटना है? सर 3 बजे की बात है ये, और मतलब मेरी भाभी थी, भाभी के साथ दूसरी भाभी थी, तो उसने मतलब मेरी भतीजी के बारे में पूछा था। उस लड़के का और मेरी भतीजी का बातचीत थी, फ्रेंडशिप थी, मतलब पढ़ते थे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसने यहाँ आके पहले भी मतलब उसने धमकियाँ तो पहले भी दी थी, तो यहाँ आके उसने वो अपना काम कर ही दिया। फ़ोन मेरी भाभी दूसरी भाभी फ़ोन करने ही वाली थी भाई को, तो उनसे फ़ोन भी ले लिया कि फ़ोन रख, और बस गोली मारी और वो निकल गए। उनके साथ 2 जने थे, कुल मिला के वो 3 जने थे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। क्या पहले भी कोई शिकायत दी गई थी आपके द्वारा? हाँ जी सर, शिकायत तो करते करते हमें 1.5 साल हो गए, और अभी 40 दिन पहले करीब कंप्लेंट दी थी हमने। इसी चीज़ की दी थी क्योंकि वो धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि हम ऐसे करके तेरे को ऑन द स्पॉट मरवा देंगे। मेरे भाई के लिए भी बोलता था, हमें नहीं पता था कि वो घर में आके भाभी को खत्म करते। और अभी भाभी मतलब भाई को भी मेरे खतरा है। आरोपी आपकी भतीजी को कब से जानता था? हाँ जी 1.5 साल 2 साल हो गए सर। 1 साल से? हाँ जी। अक्सर आना जाना होता था या घर पे, या फिर नहीं आता था घर पे? नहीं, घर पे नहीं था, बाहर ही अगर मिलते होंगे तो मिलते होंगे, घर में नहीं था कुछ। मिलना जुलना कुछ भी नहीं था, वो ज़बरदस्ती थी। एक मतलब कहते कि टॉर्चर करना, जैसे हमारे उसमें कहा गया कि जिहादी मामला, ये जिहादी मामला था, ज़बरदस्ती करना। पैसों के चक्कर में भी था, अभी भी, और मतलब रेंट वगैरह पे रहता था, और वो इससे पैसे ही लेता था भतीजी से मेरी। हाँ जी। तो आरोपी लगातार पुलिस तलाश कर रही है, तो आपने बता रहे कि कुछ भी हमने काफ़ी टाइम पहले उसको अरेस्ट भी करवाया था, बंद भी हो गया था वो। और हमारे सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। विवेक, क्या पता चल पाया? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो हत्या के आरोपी हैं उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में कानून का कोई खौफ नहीं था। कंप्लेंट भी की गई थी। जो मुख्य आरोपी है वो बाल सुधार गृह में रहा, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया।
देखिए बिल्कुल बात की जाए तो लगातार पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तकरीबन 10 टीमों को लगाया गया है और नाबालिग के साथियों के साथ साथ नाबालिग को भी ढूंढने की कोशिश जो है बदस्तूर जारी है। जिस तरह से शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास नाबालिग ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी अपने साथियों के साथ मिलकर, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। पहले वो घर के अंदर दाखिल होता है, महिला से पूछता है कि उनकी बेटी कहाँ पर है। जब महिला ठीक से जवाब नहीं देती, वो मना कर देती है, तो आरोपी पिस्टल निकालता है और महिला को गोली मार देता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में भी आरोपी जो है वो आता हुआ गली में नजर आ रहा है और परिवार का ये कहना है कि तकरीबन 1.5 साल से आरोपी जो नाबालिग है वो उनकी बेटी को जानता था, इनकी दोस्ती थी, जबरन फंसाया हुआ था। ये आरोप परिवार वाला के द्वारा लगाया जा रहा है और उसके बाद जो नाबालिग है वो पिछले साल 2023 में उनकी बेटी को लेकर कहीं गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढा और पुलिस ने केस दर्ज किया अपहरण का, पोस्को का और रेप का, जिसके बाद उस आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। कम उम्र की वजह से उसे वहां से छोड़ दिया गया बाद में। और अब फिलहाल जब आरोपी बाहर फरार चल रहा था तो उसके बाद वो लगातार परिवार वालों को धमकी दे रहा था और लगातार जान से मारने की धमकी के साथ साथ वो रास्ते में भी कभी कभी उन्हें धमकाया करता था और ये कहा करता था कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ पर है। और कल भी इसी तरह की बात जो है वो सामने आई थी। जो नाबालिग आरोपी है वो अपने बिल्कुल, यानी एक सिरफिरे की बौखलाहट की वजह से एक महिला की जान चली गई। दोनों साथ में पढ़ते थे, ये बात सामने आई है। लड़की का अफेयर चल रहा था लड़के के साथ, ये भी पता चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जिस अंदाज में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो आरोपी हैं उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूपी से इस वक्त एक अहम खबर है। धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा है। धनंजय सिंह पर अपनी पत्नी श्रीकला के लिए जेल से चुनाव अभियान चलाने का आरोप है। जेल विभाग के आदेश के बाद अब धनंजय सिंह को शिफ्ट किया जा रहा है। बीएसपी से दरअसल प्रत्याशी हैं श्रीकला सिंह, धनंजय सिंह की पत्नी, और उनके लिए धनंजय जेल से ही चुनाव अभियान चला रहे थे, ये उन पर आरोप लगा है और उसके बाद ये शिफ्टिंग हो रही है। हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, किस तरह की जानकारी धनंजय सिंह की गतिविधियों को लेकर हासिल हुई थी जेल प्रशासन को, जिसके बाद ये फैसला लिया गया? देखिए, धनंजय सिंह जो कि अभी जौनपुर जेल में बंद है और उसको 7 साल की उनको सजा हुई थी, वो जौनपुर से पहले सांसद भी रहे हैं बीएसपी के। और ये आरोप है कि जब से उनकी पत्नी श्रीकला को, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनको बीएसपी ने टिकट दिया है, वो जाके जेल में मिली भी थी श्रीकला। ये आरोप है कि कई लोग उनसे मिलने जाते थे अलग अलग तरीके से और फिर वो जेल के अंदर से ही उन पर आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई इस बारे में कि वो चुनाव प्रचार संचालित कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए उनको इस जेल में, यानी जौनपुर जहां से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उसके बदले में किसी और जेल से उनको ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि चुनाव प्रचार प्रभावित ना हो, जेल के अंदर से कोई इस तरह संचालित न करे। इसीलिए सरकार के जो जेल विभाग के एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके आदेश पर ये फैसला लिया गया है और बरेली जेल उनको ट्रांसफर किया गया है। अभी कुछ देर पहले, करीब आधा घंटा पहले, धनंजय सिंह को लेकर पुलिस जो है वो निकली है बरेली के लिए। शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। तो धनंजय सिंह को शिफ्ट किया जा रहा है जौनपुर की जेल से बरेली जेल। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। साउथ गोवा में शाम को जनसभा संबोधित करेंगे। कोल्हापुर और साउथ गोवा में 7 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अगले 5 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और इन राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करेंगे। शाम 7 बजे दक्षिण गोवा में जनसभा करेंगे। रात को पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में रुकेंगे। अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम में जनसभा करेंगे। रविवार को दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ में पीएम की रैली है। रविवार को ही दोपहर 3 बजे देवनगिर में और शाम 5 बजे बेल्लारी में पीएम जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का फोकस महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों पर खास तौर पर है। पीएम मोदी आज बीजेपी उम्मीदवार के लिए गोवा के वास्को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने उद्योगपति पल्लवी डेम्पो को दक्षिण गोवा से और केंद्रीय मंत्री
श्रीपद नाइक को उत्तरी गोवा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर्टी टैक्स और ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर कांग्रेस पर वार किया। पीएम ने लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में एक बार फिर आगाह किया है। विरासत टैक्स पर पीएम मोदी कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर पहुंचे पीएम ने लोगों के कांग्रेस के प्रॉपर्टी सर्वे वाली बात से लोगों को आगाह किया। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर से दक्षिण तक लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने बंगाल से अपने खास रिश्ते के बारे में बताया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। मालदा में हजारों लोग पीएम मोदी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भीड़ के इस भारी उत्साह को देखकर कहा कि बंगाल से उनका पिछले जन्म का नाता है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाई। और पीएम मोदी ने शुक्रवार देर शाम उत्तर प्रदेश के बरेली में भी रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है। पीएम लगातार यूपी में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। कल देर शाम पीएम मोदी ने बरेली में रोड शो किया। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर 34 मिनट में करीब 1.2 किलोमीटर रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली से बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान नजर आया। रोड शो के दौरान वो लगातार जनता का अभिवादन कर रहे थे, कभी हाथ हिलाकर तो कभी दोनों हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों ने भी फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो डमरू चौराहे से सील चौराहे तक चला। पीएम मोदी के 1.2 किलोमीटर के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों ने अब की बार 400 पार और जय श्री राम के नारे लगाए। मकान की छत से महिलाएं, बच्चे और लोग फोटो खींचते नजर आए। रोड शो के दौरान अर्धसैनिक बल के जवान को ऊंची बिल्डिंग में तैनात किया गया था। 24 घंटे में प्रधानमंत्री दूसरी बार बरेली पहुंचे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने आगरा, बरेली के आंवला और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया था। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। हर राज्य में रैली कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 10 साल के अंदर समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त, मगर छत्तीसगढ़ में बच गया क्योंकि यहां भूपेश कक्का की पंजाब सरकार थी, इसलिए बच गया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सिर्फ 4 महीनों में 90 नक्सलियों को समाप्त किया। हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने
4 ही महीने में करीब करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम भारतीय। तो चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। बीजेपी कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। यह चुनाव सिर्फ भगवंत खूबा का नहीं है, यह चुनाव हमको आगे चल करके भारत को, विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इस बात को हमको ध्यान में रखना। पहले सीमा पार से गोलियां चलती थी तो हमारे फौजी को गोलियों का जवाब देने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन आज फौज को गोलियों का जवाब देने का अधिकार है। कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए, गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कहा, जो लोग खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं उनको भारत माता की जय बोलने में संकोच करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी के सभी नेता कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। संभल में चुनावी प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार भारत माता की जय बोलने में संकोच करने वालों पर प्रहार किया। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हो, जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। और वहीं नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज लगातार रोड शोज कर रही हैं। पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रही हैं और कह क्या रही हैं, जरा सुनिए। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है। बीजेपी ने अब की बार 7 में से 6 नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। बांसुरी दिन रात चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लगातार रोड शो कर रही है, जनता के बीच मोदी सरकार के 10 साल के काम को गिना रही है। बांसुरी स्वराज पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए जनता के बीच जा रही हैं। वो कह रही हैं कि जनता का पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। जो जन समर्थन देख रहे हैं, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता के कारण जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, उनके कुशल नेतृत्व पर, और इसीलिए अब की बार 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से। नैनीताल के जंगलों में लगी हुई है विकराल आग। हाईकोर्ट कॉलोनी तक ये आग पहुंच गई है। आग बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जंगल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नैनीताल के नैनी लेक में बोटिंग फिलहाल बंद है। तो देखिए, आपको नैनीताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आग विकराल रूप ले चुकी है और जंगलों में फैली यह आग अपना दायरा भी बढ़ा चुकी है। देखिए, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, सेना की मदद लेनी पड़ी है। नैनीताल के जंगलों में विकराल आग लगी है। हाईकोर्ट कॉलोनी तक ये आग पहुंच गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जंगल में लगी भीषण आग और दूसरी तरफ सेना का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जहां आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू पांडे, क्या जानकारी है, आग पर काबू पाया जा सका है नहीं, अभी की क्या अपडेट?
जी देखिए, लगातार जो फॉरेस्ट विभाग है वो सेना के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और आज जो सेना की टुकड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डिप्लॉय हो गई हैं। सेना डिप्लॉय है जगह पर और आग पर काबू हाल फिलहाल के लिए पा लिया गया है। लेकिन जो हालात हैं वो जंगलों के लिए बहुत भयावह हैं, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड का मैं करीब 33% 68 हेक्टेयर जंगल जो है वो जल गए हैं, नष्ट हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क हैं, सजग भी हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं कि वो इस पर नजर रखें और लगभग स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अगर बात नैनीताल की करें तो नैनीताल के जो आसपास के जो जंगल हैं वो पूरी तरीके से धधक रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अब आज इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर के द्वारा झील से पानी भरा जाएगा और उसके बाद जो उसको जंगलों में छोड़ा जाएगा ताकि जो धधकती हुई आग है उसको शांत किया जा सके। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फौरी तौर पर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अभी भी आग जो है वो काफी दायरे में फैली हुई थी, इसीलिए सेना हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन में भयानक आपदा से जुड़ी करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन यहां पर धंस गई है। जगह जगह सड़क टूट गई है और घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी आपदा है जिसका सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका इस आपदा की चपेट में है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। 1 किलोमीटर तक जमीन जगह जगह ऐसे ही धंस गई है, जगह जगह सड़कें टूट गई हैं और जो घर यहां पर बने हुए थे उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां के लोगों को जबरदस्त आपदा का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, 1 किलोमीटर तक का जो पूरा इलाका है वो इस आपदा की चपेट में आया है। हालांकि इसका रीजन क्या है, वजह क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये आपदा कितनी बड़ी है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं और हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को जरा बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपके सामने रखें। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी एक बड़ा इलाका इस आपदा की चपेट में नजर आ रहा है। जो घर यहां पर मौजूद हैं उनमें दरारें पड़ी और वो दरक गए। घरों के नीचे की जमीनें दरक गई हैं और कई जो घर हैं, जो मकान हैं, वो भरभरा कर गिर पड़े हैं। जो सड़कें नजर आ रही हैं इस पूरे इलाके की, उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं इस आपदा की वजह से। एक बड़ा इलाका रामबन का इस आपदा के चपेट में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर रहने वाले लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जम्मू कश्मीर का ये रामबन इलाका है जहां जमीन धंसने से लोगों में काफी दहशत है। और ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें रामबन की, जहां भयानक आपदा आई है और 1 किलोमीटर तक जमीन बताया जा रहा है कि धंस गई है। जमीन धंसने से रामबन के कई घरों में भी दरारें आ गई हैं और इस बीच ये बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, भयानक आपदा है और कहा जा रहा है कि जो आसपास के ग्रामीण हैं, यहाँ रहने वाले जो स्थानीय हैं, वो दहशत में हैं। 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है। अचानक से ये हुआ है, भयानक आपदा है, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, घरों की तस्वीर दिखा रहे हैं। रामबन में मौजूद जो घर है, देखिए कैसे दीवारों पे दरारें आ गई, क्योंकि 1 किलोमीटर तक जो दायरा है वो जमीन धंस गई है। वहां पर 50 से ज्यादा घर बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों में अचानक से दरारें पड़ गई हैं। और आपको याद होगा, उत्तराखंड के जोशीमठ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुछ समय पहले सामने आई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा यहां पर हालात खराब हो चुके हैं। उससे भी बड़ी आपदा है ये जम्मू कश्मीर के रामबन में आई। फिलहाल इस पर किस तरीके से काम किया जा सके, खास करके यहाँ रहने वाले लोगों की कैसे मदद की जा सके, इस पर विचार किया जा रहा है। 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है।